हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मगध साम्राज्य के बारे में, साथ ही साथ महाजनपद काल के बारे में। तो ये जो रेड वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से इन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ, और उसमें जो वंश रहे, जिन शासकों का शासन रहा मगध साम्राज्य के दौरान, उन्हीं का बोलबाला रहा पूरे 16 महाजनपदों में। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश, जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में और इसको यानी आगे बढ़ाने में, और इसकी मजबूती के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो हर्यक वंश का रहा। और कई सारे इसमें शासक आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से योगदान दिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। तो देखिए, ये बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। आगे बिंदुसार, वहाँ पर बिंदुसार से हमारा परिचय होगा। तो देखिए, वो दोनों अलग अलग हैं, कई बार कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। तो बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी बिंबिसार को ही संस्थापक माना जाता है हर्यक वंश का। और इसका अन्य नाम है श्रैणिक, श्रैणिक भी इसे कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था बिंबिसार। और इसके समय जो राजधानी थी, यानी मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, वो राजगृह और गिरिब्रिज हुआ करती थी इसके समय राजधानी। और इसने क्या किया, इसने, हमने आपको बताया था कल, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो उसमें गंगा का उपजाऊ मैदान था, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सेना का होना, हाथियों का यूज करना, और साथ ही साथ वहाँ पर एक और स्थिति थी जो थी वैवाहिक संबंध स्थापित करना। तो इसका क्या मतलब है वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मतलब? तो इसने क्या किया, यानी बिंबिसार ने क्या किया, इसने कोसल प्रदेश, जो कि हमने कल 16 महाजनपद पढ़े थे, उसी में जो कोसल प्रदेश था वहाँ की राजकुमारी के साथ शादी की। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और वो कई सारी शादियाँ किया करते थे। तो कोसल राज्य की जो, यानी कौशल प्रदेश की जो राजकुमारी थी, उसके साथ बिंबिसार ने शादी की। और इसमें पूरा जो काशी है वो इसको दहेज में मिला, यानी अब राजकुमारी से ही इसने शादी कर ली। तो जो उसके अंडर में आने वाला क्षेत्र था, जो एक महाजनपद भी था काशी, कौशल प्रदेश, वो पूरा इसको दहेज में मिल गया। और फिर इसने क्या किया, और फिर इसने दूसरी शादी की, और ये दूसरी शादी इसने की लिच्छवी राजकुमारी से, यानी लिच्छवी महाजनपद की जो राजकुमारी थी उनसे शादी की, और वो क्षेत्र भी इसके अंडर पर आ गया। और इस प्रकार से मगध साम्राज्य का विस्तार ही होता रहा, एक्सपेंशन ही होता रहा वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण। तो चेलना, जिसका नाम था लिच्छवी राजकुमारी थी, उसके साथ इसने दूसरी शादी की, और वो एरिया भी इसके अंडर में आ गया। और फिर इसने तीसरी शादी की भद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से। तो इसने तीसरी शादी भी की, और वो वाला जो क्षेत्र है वो भी इसके अंडर में आ गया। तो देखिए, इस प्रकार से इसने जो मगध साम्राज्य का है वो एक्सपेंशन किया वैवाहिक संबंध स्थापित करके। और फिर क्या होता है कि एक बार जो एक अवंती नाम से भी हमने कल एक महाजनपद पढ़ा था, तो उस महाजनपद के जो शासक थे उनकी तबीयत खराब होती है, यानी वो बीमार पड़ते हैं। तो फिर उनके इलाज के लिए बिंबिसार के द्वारा अपने वैद्य को वहाँ पर भेजा जाता है, और जिससे वो भी अपने इस क्षेत्र को जो कुछ हिस्सा था वो बिंबिसार को दे देते हैं। इस प्रकार से इस वाले महाजनपद का भी कुछ एरिया मगध साम्राज्य में आ जाता है। और साथ ही साथ इसने फिर क्या किया, इसने अंग महाजनपद को जीता, और इसका उद्देश्य था अंग महाजनपद को, जो इसकी बड़ी एक उपलब्धि थी, अंग महाजनपद को जीतकर यानी इसमें शासन करना और मगध साम्राज्य का विस्तार करना। तो ये बिंबिसार की पूरी स्टोरी थी। और फिर आगे जो गद्दी पर बैठा, यानी हर्यक वंश का जो आगे शासन बढ़ाया फिर इसके पुत्र अजातशत्रु ने। तो ये इसका पुत्र हुआ करता था बिंबिसार का। तो अब पढ़ते हैं हम अजातशत्रु के बारे में। तो इसने क्या किया, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी।
देखिए यहाँ पर गद्दी पाने के लिए बहुत कुछ किया जाता था, यानी अपना शासन स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया जाता था, और बिंबिसार की हत्या कर दी गई अजातशत्रु के द्वारा। और ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था अपने पिता की तरीके, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। और इसका अन्य नाम था, यानी इसे कुणिक भी कहा जाता था, कुणिक भी कहा जाता था अजातशत्रु को। और इसने भी क्या किया, इसने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जो कौशल की राजकुमारी वजीरा थी उससे इसने विवाह किया, कौशल की राजकुमारी वजीरा से इसने विवाह किया। और इसने भी अपने जो यानी मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था और साथ ही साथ अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शासक हर्यक वंश का। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो शासक हैं हर्यक वंश के उनको भी देखते हैं। फिर इसमें आता है उदयन। उदयन क्या था, ये अजातशत्रु का पुत्र था। तो इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, जो भी शासक आ रहा है वो अपने पिता की हत्या करके आ रहा है। तो इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी शासक बैठा, मोस्टली जिसमें शासक बैठे वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे। तो उन्होंने वो जो शासन प्राप्त किया वो अपने पिता की हत्या करके प्राप्त किया, इसीलिए इसको एक नाम भी दे दिया गया पितृहंता वंश का। और ये जो उदयन था ये जैन धर्म का अनुयायी, ये जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता। तो हमने देखा बिंबिसार बौद्ध धर्म, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी, बट जो उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने अपनी जो राजधानी है वो बदल दी। अभी तक राजधानी क्या थी, अभी तक राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज, और इसने राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, किसने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र किया। तो ये किया था उदयन ने, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। और साथ ही साथ इसने भी मगध साम्राज्य का विस्तार किया। और तो ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और साथ ही साथ पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है हर्यक वंश को, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली जो शासक है वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे। फिर आता है नागदशक, जो कि उदयन का पुत्र था, और ये एक कमज़ोर शासक माना जाता है नागदशक को। और ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। और फिर यहाँ पर शिशुनाग वंश का आगे शासन आता है और नागदशक की हत्या कर दी जाती है शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग के द्वारा। तो यहाँ पर शिशुनाग वंश के जो शासक थे उन्होंने इस नागदशक की हत्या कर दी और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना उनके द्वारा यहाँ पर की गई। और शिशुनाग वंश ने ये क्या थे, ये थे संस्थापक, शिशुनाग वंश के संस्थापक, और इन्हीं के नाम पर ही इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा था। और फिर इस जो राजधानी, इन्होंने फिर राजधानी को पाटलिपुत्र से बदलकर क्या कर दिया, वैशाली कर दिया। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। पाटलिपुत्र देखिए मगध साम्राज्य की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो कई बार बदलेगी, अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग राजधानी बनाई गई। तो वो भी चीज़ें आपको याद रखना है, किस शासक के समय में कौन सी राजधानी बनाई गई। और इन्होंने यानी शिशुनाग ने क्या किया, इसने नागदशक की हत्या कर दी और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना कर ली। और अवंती जो कि एक महाजनपद हुआ करता था, अवंती को मगध में मिला लिया, किसने, शिशुनाग ने। तो अवंती को मगध में मिला लिया शिशुनाग ने, और इसने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं शिशुनाग वंश के एक इम्पोर्टेंट शासक के बारे में, जो कि है काला अशोक। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शासक इस मगध साम्राज्य का कहलाया काला अशोक, और इसे काकवर्ण भी कहा जाता था। नाम ही है काला अशोक, तो इसे काकवर्ण भी कहते थे। और फिर क्या होता है कि इसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। तो हमने देखा कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में जो राजधानी थी वो राजगृह या गिरिब्रज थी। फिर वहाँ पर उदयन ने उस राजधानी को पाटलिपुत्र किया। फिर यहाँ पर शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने यहाँ पर पाटलिपुत्र से उस राजधानी को
क्या कर दिया था, वैशाली कर दिया था और काला अशोक ने पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बना दी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कई बार राजधानी बदलती रहेगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसके समय में ही जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है, हमने पढ़ा भी है पीछे बौद्ध धर्म और बौद्ध संगीत में कि वहाँ पर काला अशोक के शासनकाल में भी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो शिशुनाग वंश के शासक थे जिनमें काला अशोक था, उसने वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। तो फिर क्या होता है कि काला अशोक की हत्या कर दी जाती है महापद्मनंद के द्वारा। महापद्मनंद के द्वारा हत्या कर दी जाती है और फिर एक नए वंश का उदय होता है और नए वंश की स्थापना होती है जिसे नंद वंश कहा जाता है। और इसने अपने नाम पर ही नंद वंश उसका नाम रखा और महापद्मनंद को इसका संस्थापक माना जाता है, इस नंद वंश का। और इसे मगध साम्राज्य का यानी अभी तक का सबसे शक्तिशाली वंश माना गया, जब तक कि कौन नहीं आया, मौर्य वंश और गुप्त जो यानी मौर्य वंश अभी नहीं आया। तो इसलिए सबसे शक्तिशाली वंश इस मगध साम्राज्य का माना गया, किसे, नंद वंश को। और इसका संस्थापक था महापद्मनंद, जो कि एक शूद्र था। तो इसीलिए इसको एक कुलीन वंश का नाम भी दिया जाता है। और इसने भार्गव की उपाधि धारण कर रखी थी और साथ ही साथ सर्वछांत्रक यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला, इसने अपनी उपाधि में ही लिख रखा था कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला। तो ये महापद्मनंद के द्वारा इस नंद वंश की स्थापना की गई और ये एक शूद्र था, इसीलिए इसे कुलीन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कुलीनों का शासन बना रहा। तो इसीलिए इसको निम्न कुल का माना गया, नंद वंश के जो भी शासक आए। और फिर इसमें शासक आता है इसका पुत्र यानी घनानंद। ये कौन था, ये महापद्मनंद का पुत्र था। और महापद्मनंद के बाद जो नंद वंश को आगे बढ़ाया वो घनानंद ने बढ़ाया। और ये सिकंदर के समकालीन हुआ करता था। जब सिकंदर भारत आया था उस समय जो मगध साम्राज्य का शासक था वो घनानंद ही था। तो सिकंदर के समकालीन ये हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा टैक्स जनता पर इस घनानंद के द्वारा ही लगाया गया था। और जो पीएम व या हम कह लें सलाहकार इस घनानंद के शासनकाल में कौन हुआ करता था, तो चाणक्य घनानंद के सलाहकार हुआ करते थे। और फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर निम्न कुल का शासन है और साथ ही साथ चाणक्य ने इसके शासनकाल को देखा, ऑब्जर्व किया। तो ये काफ़ी बुद्धिमान हुआ करते थे। चाणक्य के बारे में हम अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें हम चाणक्य के बारे में विशेषता बताएंगे, उनकी जो कूटनीतियाँ थी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य से घनानंद की हत्या करवाई और फिर मौर्य वंश की स्थापना करवाई। तो उसमें चाणक्य का एक बड़ा रोल है, उसको हम देखेंगे अगली क्लास में जब हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम समझेंगे आगे। फिर क्या होता है, सिकंदर के समकालीन था, महापद्मनंद का पुत्र था घनानंद और इसकी हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चाणक्य इस घनानंद के सलाहकार थे और इन्होंने ही इसकी हत्या करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये ऑल ओवर तीनों जो वंश हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं मगध साम्राज्य के। और मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में और साथ ही साथ चाणक्य के बारे में हम अलग से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने कुछ डाल रखे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, अभी जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने एज इट इज आंसर की से जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।